अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन्स। अच्छा जी, आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है और जो मेरे साथ शख्सियत बैठी हैं आप सब जानते हैं, साजिद इकबाल संधू, एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट, प्लांट्स की जो जेनेटिक्स हैं उसके ऊपर मास्टर हैं और इसके अलावा ज़िंदगी के बारे में इनकी बहुत ही डेप्थ के साथ इनकी जो व्यूज़ होते हैं, हम इनके साथ बात करते हुए बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं एंड वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम हिम। आज का टॉपिक ये है कि हमारी जो एवरेज लाइफ है, हमारी कम क्यों है, किसी और कंट्री की ज़्यादा क्यों है? क्योंकि साजिद भाई जापान में काफ़ी अर्सा रह कर आए हैं और अगर आप गूगल करें तो जापान की जो एवरेज लाइफ है, लाइफ स्पैन है एक बंदे का, वो 90 ईयर्स प्लस है। और इन्होंने जापान में बूढ़े बूढ़े बाबों को कैसे देखा, क्या लाइफ देखी और हमारा क्या फ़र्क है हमारे लाइफस्टाइल में, हम कौन सा ऐसा आसान काम कर सकते हैं जिससे हमारी भी कुछ लाइफ में डेज ऐड हो सकते हैं। शायद बताइए, सिंपल सा सवाल है कि जापान और पाकिस्तान को कंपेयर कर दें कि हमारी लाइफ कम क्यों है एवरेज और वहाँ की ज़्यादा क्यों है? क्या ये रूटीन है, खुराक है, साइकोलॉजी है या ये जीन्स हैं? अच्छा, पहली बात तो ये जी कि अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। इससे इल्म बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। जज़ाकल्लाह। हम जहाँ पे कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, अपने किसी हमसाये को, किसी दोस्त को, अपने घर में उसको नाफ़िज़ करने की कोशिश करते हैं कि जो बाहर हमने बेहतरी देखी है ना हमारे। देखिए, अगर आप किसी किसी का बाथरूम बड़ा साफ़ देख के आए ना तो दिल करता है मेरा बाथरूम भी ऐसा, और आप उससे पूछते हैं कि आपने कौन-सा केमिकल, कौन-सा स्वीप इस्तेमाल किया है जिससे ये इतना अच्छा है। मैं ये छोटी-सी एग्ज़ाम्पल से शुरू करने लगा हूँ। तो पाकिस्तान में जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत बुरे हैं और इसके पीछे बेशुमार वजूहत हैं। कोई कहेगा कि हमारा माहौल अच्छा नहीं है, यहाँ पे धुआं बड़ा है, लाहौर पॉल्यूटेड है, फलाना शहर अच्छा नहीं है, खुराक अच्छी नहीं है, दवाइयाँ अच्छी नहीं है, 2 नंबरियाँ वगैरह। इन सारी चीज़ों से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हम नालायक बहुत हैं। माज़रत के साथ गुस्सा लगता है जब अपने आप ऊपर खुद तनकीद की जाती है तो बुरा लगता है। हम नालायक बहुत हैं। लेकिन इसलाह हमारी ऐसे ही हो सकती है। इसलिए ऐसी हो सकती है। जब मैं अपने आप को बुरा कहूँगा ना तो मुझे पता चलेगा। एक्सरसाइज करना जो है इस मुल्क के अंदर जो है ना, वो कहते हैं ना, वो ज़ुल्मत शब को आवाज़ देने जैसा है। वो बसरा साहब अक्सर सुनाया करते हैं, शहजाद बसरा, डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, कि उन्होंने किसी को योगा पे आमादा किया और उनको कहा कि पहले बैठ के देखो कि मैं योगा कैसे करता हूँ। तो उन्होंने को 2-4 मिनट के लिए टाँगें घुमाई, बाजू घुमाए, सर घुमाया। तो उन्होंने कहा जी इस तरह करने से तुम भी बड़े एक्टिव हो जाओगे, ज़िंदगी लंबी हो जाएगी। तो उस बंदे ने बड़ा मज़े का जवाब दिया कि जी मैं 2-4 साल कम जी लूँगा, मैं इस तरह के काम नहीं कर सकता। तो बताने का मकसद है कि हम मेहनत से फ़रार चाहते हैं। हम में 90% लोग हुए हैं जो कहते हैं मैं कल एक्सरसाइज शुरू करूँगा, मैं कल वॉक पे जाऊँगा, और वो कभी भी जा नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि वो डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। तो जापान में मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं उन लोगों से पूछूँ कि भाई मैंने आपके 90 साल के और 100 साल के बुज़ुर्ग जॉगिंग करते देखे हैं। हम्म 110 साल के लोग जो हैं साइकिलिंग करते देखे हैं। हैरान-कुन है। मतलब वहाँ पे 90 और 100 साल के लोग आम सड़कों के ऊपर भागते, जॉगिंग करते, साइकिल चलाते आपको मिल जाएँगे। मैं शाम में रूटीन में उनसे सवाल पूछता था। मुझे एक बहुत पढ़ी लिखी, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। एक बड़ी पढ़ी लिखी खातून मिली, जो कि 90 प्लस ईयर्स की उनकी एज होगी। तो बल्कि एक ख़वातीन के लिए मैं ये भी बताता चलूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा, मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैंने उस 90 साला जापानी खातून से जब सवाल पूछा उनकी उम्र के मुतल्लिक, तो मैंने कहा, मेरा अक्सर ये शुरू होता था कि आपकी एज कितनी है? तो उन्होंने कहा जी मैं ज़रा अपना ध्यान नहीं रखती, लगती ज़्यादा हूँ मैं 90 साल की। तो वो तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि वो 90 साल की उम्र में भी एज कॉन्शियस थी। तो वो कहती थी मैं अपनी केयर करूँ तो मैं ज़रा कुछ और कम लग सकती हूँ ना, तो वैसे मैं देखने में ज़्यादा लगती हूँ। तो ख़वातीन जो है उनको, वैसे आपकी क्या एज है? मेरी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं 100 साल का हो गया हूँ। नहीं नहीं, बताएं, आज बता ही दें। अच्छा, उसमें जब हम बात करते क्योंकि हैं, आप 38-40 के लगते हैं माशाल्लाह। नहीं, मेरे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। 10 एक ऐड कर लें। 10 को ऐड कर लें। गुड। अच्छा, उसमें जी मेरा 2 चीज़ें बताने की बड़ी ज़रूरी हैं। उस खातून ने जो चीज़ें कहीं, वो मैं आपके तवज्जुह से, इस चैनल के तवज्जुह से ख़वातीन को ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा हमारे में और आप में जो बहुत बड़ा फ़र्क, मैं खुराक वाले बाद में आऊँगा, पहले ये। उन्होंने कहा जो हम सोचते हैं वही हम कहते हैं और वही हम करते हैं। हम्म हम अपने ज़हन को 3 सिमतों में नहीं घुमा रहे होते। हमारा ज़हन कुछ कह रहा होता है, ज़हन के पीछे कुछ और चल रहा होता है, जिस्म किसी और डायरेक्शन में जा रहा होता है। जो सोचते हैं वही कहते हैं और वही करते हैं। वही करते हैं। उन्होंने कहा यू पाकिस्तानी पीपल, आप लोग सोच कुछ और रहे होते हैं, बता कुछ और रहे होते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं।
तो जब आप अपने जिस्म को और दिमाग को एक डायरेक्शन से हटा देते हैं ना, तो सबसे पहले आपकी तोड़ फोड़ वहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है जी, आप अभी घर से निकले नहीं होते हैं और दोस्त को कहते हैं मैं तो गाड़ी में बैठ चुका हूँ जी, और अब आप गाड़ी में बैठ के ऑन करते हैं तो आप उसको बताते हैं जी कि मैं तो रास्ते में आधा रास्ता कर लिया है। ये छोटा सा झूठ है। अगर आप इस झूठ से बचना शुरू हो जाएं तो यकीन करें आपकी पहली लंबी उम्र की सीढ़ी पे आपने कदम रख दी, लाइफ चेंज हो जाएगी। लाइफ चेंज। आप पे प्रेशर नहीं है, आप भाग नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने आधा रास्ता डबल स्पीड से तय करना है, आपने इशारे तोड़ने हैं, आपने और हरकतें करनी है, आप जिंदगी मुख्तसर करते जाएं। फिर जो टेंशन है जो दिमाग के, जिस दिन हम सच बोलना शुरू कर देंगे हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद लंबी होनी शुरू हो जाएगी। ये पहला उस खातून का मेरे लिए मैसेज था जो मैंने आज उस खातून का मैसेज आप तक पहुंचाया। जबरदस्त। नंबर 2, मुझे पाकिस्तान में शायद ही कुछ 70 साल की खातून ऐसी नज़र आए जो कि सीढ़ियाँ 2-3 मंजिला बिल्डिंग की चढ़ के ऊपर जा सके, नहीं जाती। वी ऑलवेज सर्च फॉर लिफ्ट। सर्च फॉर द लिफ्ट। दूसरी चीज़, ख़वातीन जो हैं वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो जो एक्टिविटी नहीं है, अभी बड़ी मुश्किल वो स्कूटी पे इस चीज़ पे जाना शुरू हुई हैं। साइकिलिंग का रवाज नहीं था, एक्सरसाइज का रवाज नहीं था, फिट और सुपर फिट ख़वातीन नहीं मिलती हैं। हमारी कम से कम दादियाँ नानियाँ तो बिल्कुल नहीं मिलती हैं। वो एक सर्टन एज के बाद सिर्फ मूडे पे या किसी चीज़ पे बैठ सकती हैं। वो जॉगिंग करना तो बड़ी दूर की बात है, वो सीढ़ियाँ तक नहीं उतर सकती हैं। तो बराए मेहरबानी अपने आप को उस फिटिंग में लेके चलें कि आप 90 साल की उम्र के अंदर भी, 100 साल की उम्र के अंदर भी कम से कम अपनी टांगों अपने बाजुओं के ऊपर खड़े हों। लेकिन यहाँ पर हमारे कल्चर का भी तो फर्क है। उनके कल्चर में जॉगिंग करना, वॉक करना ये कॉमन है। हमारे यहाँ शायद हमारा सोशल कल्चर ऐसा नहीं है कि हम जॉगिंग करें, खवातीन बाहर जाएं, या हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। तो उसका क्या बड़ा मज़े का है जी। वो अक्सर हम कहते होते हैं कि हम सब के अंदर ना छोटा छोटा कासिम अली शाह कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो हम सारे वो बनने की कोशिश करते हैं। हमारे सारे मेंटर भी हैं, हम उनसे अकीदत रखते हैं, बड़े प्यार करने वाले दोस्त हैं। कासिम अली शाह साहब मुझे इसलिए बड़ा पसंद है कि उनकी बेशुमार बातें सुन के हम भी उस टेंशन से बाहर निकले या उस डिप्रेशन से बाहर निकले जिसमें हमें नहीं होना चाहिए था। और उनका कहना बड़ा खूबसूरत है जी कि आप यूनिक हैं, इस पूरे कुरान अर्ज़ पे आप सिर्फ आप ही हैं, आप जैसा और 7 अरब लोगों में और कोई नहीं है, बल्कि आप ही हैं। बल्कि पिछले 5000 या 5 लाख साल में आप पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा दुनिया में आए हैं। तो अपने आप के ऊपर मेहनत करें, अपने आप को ज़ाया ना करें, वगैरह वगैरह। सवाल मुझे दोबारा भूल गया जी, आपने सवाल किया था। मैं ये पूछा था कि जो जापान का कल्चर है वहाँ जॉगिंग करना, वॉक करना कॉमन है फॉर लेडीज। हमारे यहाँ हमारा जो सोशल कल्चर है वो शायद इसको उस तरह से सपोर्ट नहीं करता, अलाउ नहीं करता। तो उसका ऑल्टरनेट आज आपको वो फिक्रा बोलूँगा जिसके बाद ये तमाम सुनने वाले लोग जो एक्सरसाइज किया करेंगे। ग्रेट। ये बड़ा खूबसूरत फिक्रा है जी, इसको याद रखिएगा। इंसान की बुढ़ापा जो है इंसान का, वो उसकी टांगों से शुरू होता है। आपकी टांगों से वो आवाज़ देना शुरू करता है। अगर आप 40 साल के हो चुके हैं तो आपको कभी ना कभी फील होगा कि आपकी उंगलियां सुन्न होती हैं, कभी घुटनों में टक टक की आवाज़ आती है, कभी ये जगह जो है पिंडलियां जो है ये थकना शुरू होती हैं। और याद रखिएगा जान भी यहीं से निकलती है। ठीक है जी, बुढ़ापा भी यहीं से आता है और जान भी यहीं से निकलती है। तो अगर आप अपनी टांगों को एक्टिव रख लेंगे तो आप बूढ़े नहीं होंगे या देर तक बूढ़े नहीं होंगे। ये वो फिक्र है जिसके बाद मैंने एक्सरसाइज शुरू की थी कि आप कुछ नहीं कर रहे, बैठे टांगों को हिलाते रहे किस जगह पे। बसरा साहब अक्सर बताते हैं बैठे बैठे एक्सरसाइज कर लें, उठ के पानी ले लें, बच्चे को कहने की बजाय। मैं गाड़ी में जब मुझे बड़ी नींद आती है तो मैं गाड़ी को रोक के थोड़ी देर के लिए गाड़ी के अंदर बैठे ही जॉगिंग करता हूँ, और यकीन करें उसके बाद मुझे नींद नहीं आती, मैं एक्टिव हो जाता हूँ, मेरा ब्लड फ्लो पूरा हो जाता है। तो आज के दिन की जो आखिरी और सबसे काम की एग्जाम्पल जो मैं आपको देना चाह रहा था, जापानीज गर्म पानी भी पीते हैं, वो हर्ब्स भी लेते हैं, वो तमाम चीज़ें जो मेरी दादी और नानी मुझे देती थी, वो आज जो आप लोगों ने देनी अपने बच्चों को छोड़ दी है। जैसे अलसी हम खाते थे, जैसे हम अलसी की पिनियाँ खाते थे, जैसे हम बकरे की पिनियाँ खाते थे, ये सारी वो लोग ले रहे हैं। लेकिन एक टॉप ऑफ द लिस्ट चीज़ जो मैं कमाल की बताऊँगा वो है स्प्राउटेड बीन्स। आज के दिन की ये जो स्पीच थी या डिस्कशन थी, इसका असल मकसद था स्प्राउटेड बीन्स लोगों को बताना। बड़ा आसान है। स्प्राउटेड बीन्स होता क्या है? उगता हुआ 2 दालों वाला पौधा, आसान अल्फाज में। वो तमाम दालें जिसके अंदर 2 बीज होते हैं, यानी कि 2 हिस्सों, इस बीज के अंदर 2 हिस्से होते हैं, 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, बाहर निकलते ही वो 2 पीस हो जाते हैं। अगर आप दाल को भिगो के भी देखें तो उसके अंदर 2 हिस्सों में, यानी कि जिस दाल को बीज को आप पीसें तो उसके अंदर 2 दालें निकल आए। चने की दाल भी हो सकती है, मूंग की दाल भी हो सकती है। आपने उसका बीज लेना है, मूंग का बीज ले लिया आपने। मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है, जो आसान है, वो है मूंग। लोबिया इससे भी अच्छा है, लेकिन लोबिया जरा उगता मुश्किल है। तो आप मूंग ले लें। मूंग को आप इसके साथ साथ इसके क्लिप्स और चीजें पीछे साथ साथ दिखाते रहिए कि मूंग के बीज को आपने गीले टॉवल के अंदर रख देना है और ऐसी टोकरी में रखना है जिसके इर्द गिर्द इरेक्शन हो, जिसके अंदर सुराख हुए हो।
करना सिर्फ ये है कि आपने 3 दफा दिन में उसको वॉशिंग देनी है, धोना है, ताकि बू ना पड़े, ठीक। उल्ली ना लगे, उसको फंगस ना लगे। ठीक। 5 दिन के बाद वो बीज, या 4 दिन के बाद वो उगना शुरू होगा, 6 दिन की उम्र में तैयार हो जाएगा। शॉर्टेस्ट तैयार होने वाली खुराक है, इसको स्प्राउटेड बीन्स या बीन स्प्राउट्स कहते हैं। ठीक। उगते हुए बीज होता क्या है, ये प्रोसेस क्या है? जब बीज उगता है तो बीज के अंदर अल्लाह पाक ने 2 दिमाग रखे हैं। एक दिमाग उसको बताता है कि तुम पानी में गिरगड़ पड़े हो, तुम्हें बाहर निकाल लिया है, उगना नहीं है, नहीं नहीं नहीं, उगना नहीं है। वो सेंस करता है, अगर 24 घंटे हालात वैसे रहें जो उसके उगने के लिए हैं, सरमा का बीज सरमा में और गर्मियों का गर्मी में, उतने मॉइस्चर में, उतने टेम्परेचर में रहे, तो वो सेंस करता है दिमाग का मुझे उगने का वक्त आ गया है। तो पहला दिमाग ने क्या किया, उगना शुरू, उसको बता दिया। दूसरा दिमाग क्या करता है, उसको फैसला करने में हेल्प देता है कि तुमने उल्टे नहीं उगना, तुमने सीधे उगना है। आज तक कभी आपने किसी जड़ को बाहर को निकल के ट्रैवल करते नहीं देखा होगा, पत्ते नीचे नहीं जाते हैं, ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म की वजह से दाएं बाएं नहीं जाते हैं। उस वक्त वो एक और फैसला करता है कि तुमने धूप की तरफ जाके फोटोसिंथेसिस करनी है। थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन समझिएगा इसको। जब वो बाहर निकलता है तो उससे एक गलती हो चुकी होती है उगने के बाद, वो दूसरा दिमाग जरा बाद में काम शुरू करता है ना, जिस तरह हमारा भी अक्सर धोखा खाने के बाद शुरू होता है। तो धोखा खाने के बाद जो दूसरा दिमाग है ना, बड़ा सही काम करता है। वो जब उगता है तो उगने के बाद देखता है तो मुझे ऐसे कमरे में रखा गया जहाँ पे अंधेरा है। बीन स्प्राउट्स को हम अंधेरे में रखते हैं, सूरज की तरफ जाना चाह रहा था, वो जाना चाह रहा था। तो जहां से रोशनी की किरण छोटी सी आती है ना, वो उसकी तरफ ट्रेवलिंग शुरू करता है, वो पौधे को बढ़ाता है, तेजी से पूरी एनर्जी देके बढ़ाता है कि तुम रोशनी की तरफ दौड़ो। अब पौधे के पांव तो है नहीं वो दौड़े। इस प्रोसेस को कहते हैं इटियोलेशन। ठीक। इस इटियोलेशन के प्रोसेस के बाद क्या होता है कि पौधा जो है वो तेजी के साथ ग्रो करता हुआ रोशनी की तरफ सफर शुरू करता है और स्पिंडली स्टेम बनाता है। इस प्रोसेस में दुनिया के बेहतरीन एंटी डिप्रेसेंट्स पैदा होते हैं, बेहतरीन हार्मोन्स पैदा होते हैं, इसमें विटामिन्स और मिनरल्स पैदा होते हैं और सेफेस्ट फॉर्म में पैदा होते हैं। आपका 10 रुपए का बीज जो है फूल के इतने साइज का बन चुका होगा, जो शायद 1 किलो से भी ज्यादा वजन ले चुका है। आप उसको कच्चा खा सकते हैं। आप एट्यूलेटेड जो सीड्स होते हैं, एट्यूलेटेड सीड, मैंने इसके ऊपर पहले एक वीडियो ये बनाई थी कि अगर आप उसको लो लाइट मिले, रिक्वायर्ड लाइट ना मिले तो एट्यूलेशन हो जाती है और वो आपकी पनीरी नहीं उसकी सेहतमंद बनती। बिल्कुल ऐसा। तो आज मुझे ये पता चला कि एट्यूलेटेड जो सीड्स हैं वो तो कितने यूजफुल हैं। बिल्कुल ऐसा जी, जबरदस्त। और जापानीज की लंबी उम्र के पीछे जो असल राज है वो ये राज है कि वो इटियोलेटेड सीड्स इस्तेमाल करते हैं। इससे बेहतर एंटी डिप्रेशन दुनिया में कोई नहीं है, इससे बेहतर आपको पुरसकून नींद देने वाला कोई नहीं है, आपकी स्किन को रिंकल फ्री करने वाला कोई नहीं है। और अक्सर खवातीन सवाल पूछती हैं जी रंग गोरा कैसे होगा, वो इन्हीं दोनों चीज़ों से होगा। एक सास की और नंद की चुगलियां ना करने से गोरा होता है जी, और दूसरा जो है वो स्प्राउटेड बीन खाने से गोरा होता है जी। तो ये 2 हैं जिससे आपका रंग जैसा भी हो लेकिन वो ग्लो करेगा, आप खूबसूरत नजर आएंगे, और सच बोलने से तो आप और ज्यादा अच्छे नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो आज मुझे पता चला कि साजिद भाई की खूबसूरती और फ्रेशनेस के पीछे जो एट्यूलेटेड बीन्स हैं वो राज है। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह, इट वाज रियली वंडरफुल। और हम आपको इस तरह बादर करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह जी, हमारे साथ रहिए, ग्रीन गार्डन्स के साथ रहिए, सलामत रहें, हैप्पी गार्डनिंग।